अच्छा जी, आज एक शॉर्ट सेशन ही करेंगे और सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, लास्ट सेशंस 2 सेशन जो हमारे थे, थोड़े से डिफरेंट टॉपिक्स के थे और इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर लर्निंग भी बहुत ज़्यादा थी। एक फेडरेशन का टॉपिक था और एक सीए का टॉपिक था। ठीक है? अब इसमें आज का जो सेशन है हमारा, आज का सेशन का मेरा प्लान था कि मैं उसको लेके चलूँ नैप को। ठीक है? नैप लेकिन कल हम करेंगे, कोशिश करेंगे आज आप लोग जो है वो होपफुली आज वो सेशन सुन लें एक दफ़ा सीए वाला। सीए का सेशन अगर सुना होगा तो फिर नैप की समझ आ सकती है, अगर अदरवाइज़ अगर सीए का सेशन अगर आपने प्रॉपर्ली नहीं सुना, ठीक है, तो फिर उसे अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर मोस्टली डिस्कस जो है नैप के अंदर वो ज़्यादातर सीए के हवाले से है। तो कोशिश करेंगे आज वो सेशन आप लोग सुन लें, तो कल फिर हम जो है वो कोशिश करेंगे कि पहले हाइपर-वी का अगर कोई आज लैब रहेगी, क्योंकि आज का टॉपिक है हमारा हाइपर-वी का। तो फिर हम जो है उसके बाद फिर हाइपर-वी के बाद फिर हम नेक्स्ट जो है नैप और वीपीएन को कवर करेंगे प्लस रेडियस सर्वर्स को, ठीक है? तो ये जो टॉपिक्स हैं फेडरेशन सर्वर, सीए और नैप, एनपीएस, ठीक है, वीपीएन से ये सारे एक दूसरे के साथ टॉपिक्स जो हैं वो चीज़ें रिलेट करती हैं। अगर आपने सीए पहले सुना होगा, उसे समझा प्रॉपर, तो फिर नैप में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि नैप में मोस्टली जो डिस्कस है वो ज़्यादातर जो है वो अ, उसकी है सीए की डिस्कस ज़्यादा है उसमें, ठीक है? पीके मॉडल की डिस्कस काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी पिछले सेशन में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को कवर करने की मैंने कोशिश की थी। उसके बाद हम इसमें सबसे पहले तो ये देख लेते हैं लास्ट पे जो हमारी एक लैब रह गई थी सीए की, उसका रिजल्ट मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। मीनवाइल अगर खुद कभी आप ज़हमत करें लैब करने की, ठीक है, तो फिर मुझे बताइएगा ज़रूर। मुझे शायद आज उम्मीद थी कि शायद आप में से किसी ने वो लैब प्रॉपर की हो, तो आप बता सकते हैं कि सर उस वो लैब हो गई थी या नहीं हुई थी। अच्छा जी, इसमें सर्वर की पिक्चर दिखा देता हूँ और ये देख लीजिएगा इसमें। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और सर्वर आपके सामने ओपन है, ठीक है। ब्राउज़र्स में ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, जैसे मैं ये वेबसाइट्स ओपन करता हूँ www.itechnews.com, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसे इंटरनली क्रिएट किया था। जो लास्ट हमने पूरी एक लैब की थी और उसमें हमने ये चेक कर रहे थे कि ये सर्टिफिकेट क्या है, इसको ये ब्राउज़र को दे रहा है कि नहीं दे रहा इस यूआरएल को। तो हमने इस चीज़ को वेरीफाई करना है, देन फिर उसके बाद नेक्स्ट हाइपर-वी पे मूव करेंगे। अब देखें यहाँ पे ये सर्टिफिकेट शो कर रहा है। अब अगर इस लॉक साइन पे मैं क्लिक करूँ, ठीक है, तो ये इसमें व्यू सर्टिफिकेट्स में आऊँ, तो ये इसने इसको सर्टिफिकेट दे दिया है। www.itechnews.com को सर्टिफिकेट इसने इश्यू किया और इश्यू बाय किसने किया? डीसीसीए ने किया। क्लियर? तो ये चीज़ मैंने करवानी थी लास्ट जब हम इसकी टेस्ट कर रहे थे, तो उस वक़्त ये शो नहीं उसने किया था। ठीक है? लैब प्रॉपर करिएगा और लैब करके फिर मुझे बता देगा कि सर अभी भी कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो फिर इसका स्टेप दोबारा से मैं एक दफ़ा आपको दिखा दूँगा। अदरवाइज़ तो रिकॉर्डिंग के अंदर सारे स्टेप आए होंगे। उसके बाद अगला टॉपिक्स है, नोट कर लें, इम्प्लीमेंटिंग सर्वर वर्चुअलाइजेशंस विद हाइपर-वी। आप में से किसी कैंडिडेट को आइडिया हो कि हाइपर-वी क्या होता है? एनीवन? जस्ट सर हाइपर-वी बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की अपनी यूटिलिटी है फॉर वर्चुअलाइजेशन और ये जस्ट लाइक VMware की तरह वर्क कर सकते हैं इसमें। ठीक है। उसके अलावा कोई और कैंडिडेट? हाइपरवाइजर विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है, ये ओन बाय माइक्रोसॉफ्ट है और बिल्कुल VMware की तरह है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, क्वेश्चन आपका यही था हाइपर-वी? हाँ जी, हाइपर-वी का। सर हाइपर-वी वर्चुअलाइजर जिस तरह VMware वर्क स्टेशन है या फिर मतलब वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट के लिए यूज होता है और ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। बाकी आप VMware या वर्चुअल बॉक्स वो डिफरेंट उसके वेंडर्स के। आज का सेशन है हमारा हाइपर-वी का। हाइपर-वी एक बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्शन है, एक बहुत बड़ी डोमेन है। डोमेन इस सेंस से है कि आपको पता है कि क्लाउड का दौर है
और क्लाउड का दौर भी कोई नया दौर नहीं, अब तो इंडस्ट्री जो है वो एआई पे जा रही है सारी की सारी। लेकिन एआई की जो इम्प्लीमेंटेशन है सारी की सारी ओवरऑल वो आपकी ग्राउंड जो प्रोडक्ट है वो सारी की सारी वर्चुअलाइजेशन बेस है। वर्चुअलाइजेशन के ऊपर एक अदर देन लेयर्स ऐड हो गई हैं, जैसे हम कंटेनराइजेशंस बोलते हैं, जैसे हम पावर टेक्नोलॉजीज बोलते हैं, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी जो एट द एंड है वर्चुअलाइजेशन ही है। ऐसा तो कभी भी नहीं होगा कि जब आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसी मशीन में इंस्टॉल करने के बजाय आप कहेंगे सर वो हवा में हो जाए इंस्टॉल, तो ऐसा तो कोई नहीं है। किसी न किसी जगह पे किसी फिजिकल डब्बे की तो आपको जरूरत पड़ेगी ना, पड़ेगी नहीं पड़ेगी? बिल्कुल सर। पड़ेगी। तो ठीक है, तो डेफिनेटली जब किसी फिजिकल बॉक्स की जरूरत पड़ेगी तो उसके ऊपर ही किसी वर्चुअलाइजेशन, कंटेनराइजेशन या पावर टेक्नोलॉजी या एआई को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन पहली बात यह है कि सबसे पहली चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीएसई के जितने टॉपिक्स हैं वो एक साइड पे, लेकिन इसमें से एक वाहिद टॉपिक्स हाइपर वी ये एक साइड पे, ये एक इतनी बड़ी डोमेन है। हाइपर वी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एमसीएसई ट्रैक के अंदर हाइपर वी को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया हुआ, लेकिन जितना किया हुआ है उसको अगर उतना समझ लें तो शायद आपके लिए स्टार्टिंग वे पे वही बहुत है, क्योंकि हाइपर वी यहाँ से स्टार्ट होता है, ये इसकी चेन बड़ी लंबी चलती है। फिर अगला जो इसका पोर्शन आपका आ जाता है वो आ जाता है सारा का सारा सिस्टम सेंटर का आ जाता है। ठीक है, सिस्टम सेंटर के अंदर एससीसीएम को डिस्कस किया जाएगा कि वहां पे एससीसीएम के अंदर हाइपर-वी का रोल क्या होता है। ठीक है, जब बड़े लेवल पे आप काम करते हैं, मिसाल के तौर पे आपके एनवायरनमेंट में 10 फिजिकल सर्वर्स हैं, लेकिन आप एक ऐसी कंपनी में जॉब स्टार्ट कर देते हैं जहां पे आपके पास 1000 फिजिकल सर्वर्स हैं, तो क्या वहां पे अगर हाइपर-वी यूज हो रहा होगा तो वहां पे वो कभी भी कंपनी ऐसा नहीं करेगी कि वहाँ पे एक-एक हाइपर भी सिंगल-सिंगल को जो है वो मैनेज किया जाता है। वहाँ पे फिर वो एससीसीएम प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। तो ये उससे अपर लेवल है। फिर उसके ऊपर इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे चली गई? इंडस्ट्रीज़ क्लाउड पे आ गई है। भई अब तो फिजिकल सर्वर्स मैनेज नहीं होते। ठीक है। अब इसमें ये है कि इसमें अब क्लाउड इंडस्ट्री आ गई। क्लाउड इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप तब तक एज़ अ क्लाउड इंजीनियर नहीं बन सकते, मेरे नज़रिए से, जब तक कि आपका बेसिक माइक्रोसॉफ्ट का टॉपिक्स या बेसिक इंडस्ट्री के आईटी टॉपिक्स, जिस तरह डीएनएस एक जनरल टॉपिक्स है, डीएसपी एक जनरल टॉपिक्स है, ठीक है, एलडैप एक जनरल टॉपिक्स है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स जब तक आपके कवर नहीं होते तब तक आप क्लाउड को भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। क्लाउड तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि क्लाउड से पहले हम एक चीज को मेक श्योर करते हैं कि एटलीस्ट उस कैंडिडेट को वर्चुअलाइजेशन बड़े अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने हाइपर-वी के अंदर वर्चुअलाइजेशंस को उस तरह लेके नहीं चला जिस तरह अदर देन प्रोडक्ट लेके चलती है। इस तरह वीएमवेयर की अगर हम बात करें तो वीएमवेयर जो है वो हाइपर-वी को बड़े अच्छे तरीके से लेके चला। उसके एक-एक प्रोडक्ट को उसने बड़े डीपली अंडरस्टैंड करवाया कि इस प्रोडक्ट काम कैसे करती है। इवन के हाइपर-वी जो लोग सीखते हैं, हाइपर-वी लोगों को सीखने के बाद भी काफ़ी हद तक चैलेंजेस आते हैं। हाँ, हाइपर-वी को बड़े अच्छे लेवल पे अगर आप सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली फिर आपको एससीसीएम भी कवर करना पड़ता है, सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। तो उसके अंदर चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, फिर उसके अंदर एक एक चीज को बड़ा डीपली डिस्कस किया जाता है। तो आज का सेशन है हमारा इम्प्लीमेंटिंग वर्चुअलाइजेशन। इसके अंदर दो तरह की अलग चीजें हैं, व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन और व्हाट इज हाइपर-वी। सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये डिस्कस करने की है या समझने की है कि वर्चुअलाइजेशन क्या है, देन उसके बाद फिर हाइपर-वी की समझ आएगी। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि क्या इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन, या मुझे पहले उस पर काम करना पड़ेगा? जी सर, अंडरस्टैंडिंग है अल्हम्दुलिल्लाह इसकी। और कोई कैंडिडेट? सिर्फ एक दो का नहीं, सेशन के अंदर जिम्मेदारी बाकियों की भी है। जी सर। अब मैं नाम लेता जाऊंगा अंडरस्टैंडिंग तो और है। माइक अनम्यूट करके यस और नो में आंसर करिएगा। अली, दानियाल, फरहान, रुदोष कुमार, वर्चुअलाइजेशन का आइडिया एनीवन? नो सर। नो सर। फरहान, कलीम, मैंने कहा सर थोड़ा बहुत यूज किया लेकिन इतना खास आइडिया नहीं है, अगर थोड़ा सा हो जाए तो इंट्रोडक्शन वगैरह या थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन तो बेहतर होगा। ठीक है ठीक है। मुदस्सिर, मोहम्मद कलीम,
मोहम्मद जुबैर, मुजाहिद, इतना थोड़ा मुदस्सर बताएं। सर्विस लेवल का है नॉलेज। अच्छा, ठीक हो गया। कलीमुल्लाह। ठीक है सर, आ रही है आवाज? जी जी आ रही है। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन हो जाए ना, थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ा हुआ है थोड़ा तो सा हमने, लेकिन इतना इसीलिए तो डिटेल में नहीं सबसे पढ़ा। यही पूछ रहा हूँ। हाँ, इसलिए तो सबसे इसलिए फीडबैक ले रहा हूँ कि अगर मुझे पता है कि भाई आप लोगों को नहीं है, तो फिर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज वर्चुअलाइजेशंस को, ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे हाइपर-वी को, ठीक है। पूछने का मकसद ये है, क्योंकि अगर आप में से सबका आंसर आ जाएगा सर यस हमें पता है वर्चुअलाइजेशंस का, तो फिर डायरेक्टली मैं जंप करूंगा हाइपर-वी पे। अच्छा जी, लास्ट पे है जहीर, वकास, सईद, हसन, फिर उसके बाद राना। आप में से कोई कैंडिडेट? यस सर। जी, आइडिया है वर्चुअलाइजेशन? हेलो जी सर, आइडिया। चलो ठीक है। अच्छा जी, मोस्टली का आंसर आया कि सर इसमें आइडिया है, लेकिन एक दफा दोबारा से बता दिया जाए। आप प्लीज म्यूट कर दें माइक। आज हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा टॉपिक से हट के। सेशन हमारा हम कंटिन्यू कर लेते हैं व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन में काफी ज्यादा टाइम हमें लग जाएगा यहाँ पे, फिर हम हाइपर-वी की तरफ मूव करेंगे। अगर आप लोगों में से ऑल कैंडिडेट जो अभी तक सेशन में मौजूद हैं, अगर आप लोगों का प्लान हुआ इन फ्यूचर VMware पढ़ने का, VMware वर्जन 8, तो बता देगा। जी सर, मेरा ठीक है, प्लान है, मेरा प्लान है। हाँ, तो टाइम मुझे मिला जी तो फिर सर। उसका सेशन हम स्टार्ट करेंगे VMware वर्जन 8 का, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा जी, व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? वर्चुअलाइजेशन प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अंदर क्या भाई? वर्चुअलाइजेशन, पहली बात ये याद रखिएगा, वर्चुअलाइजेशन एक टेक्नोलॉजी का नाम है। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर एक ऑनवर्ड 2002-3 के अंदर लॉन्च हो चुकी थी। वर्चुअलाइजेशन में इंडस्ट्री में बात को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करता। वर्चुअलाइजेशन इंडस्ट्री के अंदर जो है, सबसे ज्यादा जो काम आज तक जिस कंपनीज ने किया वो VMware कंपनी ने किया। VMware कंपनी ने बेतहाशा वर्चुअलाइजेशन पे काम किया। वर्चुअलाइजेशन का मेन मकसद है क्या था? वर्चुअल टेक्नोलॉजी लॉन्च करने का मेन मकसद ये था कि बेसिकली आप अपने हार्डवेयर की जो अवेलेबिलिटी है वो कम करना चाह रहे हैं। जहां पे आपको 10 हार्डवेयर की जरूरत है, वहां पे आप 1 हार्डवेयर लगाना चाहते हैं, ठीक है। एक वक्त है जिसमें अभी तक हमने जितने ही रोल्स को पढ़ा, अब मुझे ये बता सकते हैं कि जितने रोल हमने पढ़े हैं, तो मैंने लेक्चर स्टार्ट पे मैंने क्या कह दिया था कि भाई इस रोल को एक ही सर्वर में इंस्टॉल करना है या सेपरेट सेपरेट करना है। अगर हमने एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ा है तो मैंने कहा था उसे सेपरेट इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। फिर हमने DSV पढ़ा है तो मैंने कहा उसे सेपरेट इंस्टॉल करेंगे। हमने लास्ट CA पढ़ा है तो मैंने कहा उसे सेपरेट सेपरेट पे इंस्टॉल करेंगे। तो मुझे बता दें कि प्रोडक्शन लेवल पे क्या आप एक ही फिजिकल सर्वर के अंदर ये सारे रोल इंस्टॉल करेंगे या सेपरेट सेपरेट इंस्टॉल करेंगे? एनीवन? सेपरेट सेपरेट। सर एक्चुअली सेपरेट। डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ सर्वर्स कितने बन रहे हैं। अब अगर मेरे तो पास सर अगर उसके 100 लिए सर्वर है एक सेकंड तो सनी, फिर आप मैं एक सेकंड सनी आप म्यूट करें, पहले दूसरे जो कर रहे थे आंसर होगा। सर सर ये जो रोल्स हैं हम सेपरेट सेपरेट सर्वर्स के अंदर इंस्टॉल करेंगे तो हमें फिजिकल सर्वर्स चाहिए होंगे, तो वर्चुअलाइजेशन में ये इजी हो जाएगा कि हम एक ही नहीं, सर्वर में। वर्चुअलाइजेशन छोड़ दें, वर्चुअलाइजेशन पे बात ही नहीं अभी हमारी। जी सर, उससे डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स में करेंगे। सर्वर डिफरेंट डिफरेंट चाहिए ना। मिसाल के तौर पे नोटपैड नजर आ रहा है, नोटपैड नजर आ रहा है। जी सर नजर आ रहा है। सर्वर 1 में हमने सर ADS इंस्टॉल कर लिया। सर्वर 2 हमें चाहिए, सर्वर 2 हमने उसको बना दिया, ADC बना दिया, ठीक हो गया। फिर एक सर्वर 3 हमें चाहिए, सर्वर 3 में फॉर एग्जांपल हमने एक DNS इंस्टॉल कर लिया। सर्वर 4 आ गया, सर्वर 4 में हमें चाहिए जी DHCP, ठीक है। हमने DHCP इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमें सर्वर चाहिए, सर्वर 5, उसमें हमने CA इंस्टॉल कर लिया। सर्वर 6 में हमें चाहिए जी, हम उसमें वो कर देते हैं ADFS इंस्टॉल कर देते हैं। फिर सर्वर हमने इंस्टॉल किया, तो सर्वर के अंदर मिसाल के तौर पे एक सर्वर को हमने फाइल सर्वर बना दिया,
तो मुझे बताएं फिजिकली एक सर्वर के अंदर क्या सारे रोल इंस्टॉल करना प्रोडक्शन लेवल पे ये रिकमेंडेड है या नहीं? यस और नो में एक बंदा आंसर देगा। नो सर। नो सर, क्लियर हो गया, ठीक हो गया। तो क्या हमें प्रोडक्शन लेवल पे फिजिकली कितने सर्वर चाहिए? 7। 7 सर्वर चाहिए। 7 सर्वर चाहिए। आज के दौर में आप IBM का ही एक सर्वर खरीदते हैं स्टैंडर्ड लेवल, रफली मिसाल के तौर पे लगा लें जी, उसकी कॉस्ट है एग्जांपल के तौर पे 20 लाख फिजिकल सर्वर की कॉस्ट। अगर 20 लाख को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 7 से तो कितना पैसे बन गए? करीबन तो एक 1 करोड़ 80 लाख सर 14 80 है। मिलियन 1 करोड़ 40 लाख बन गया, जी ऐसे ही है जानो। जी सर ऐसे ही। 1 करोड़, हाँ 1 करोड़ 40 लाख आज के दौर में कंपनी का बजट ही, मिसाल के तौर पे कंपनी कह दीजिए हमारा बजट ही 40 लाख है, और उसमें आपने ये 7 सर्वर्स लगाने हैं, मुमकिन है कि नहीं है? नामुमकिन मुमकिन है। जी सर मुमकिन है सर। ओए जवानो, मैं कह रहा हूँ वर्चुअलाइजेशन का सफाई फाड़ दो, वर्चुअलाइजेशन आपकी कोई चीज ही नहीं है। क्या सर ऐसे फिर मुमकिन नहीं है वर्चुअलाइजेशन के अलावा? नहीं है ना, फिर मुमकिन नहीं होगा। पर हार्डवेयर अगर 40 लाख में रहते हैं तो 40 लाख में हम 2 ही प्रोडक्ट इंस्टॉल कर पाएंगे, या तो ADDS करवा लें या इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट करवा लें। तो आज 2024 है, तो अगर आज भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में ना आई होती तो हम तो सिर्फ 2 सर्वर के साथ ही रहते हैं ना। कंपनी से ये कहते हैं कि जनाब साहब अपना बजट बढ़ाओ तो फिर ही सर्वर इंस्टॉल होगा, अदरवाइज तो कुछ नहीं हो सकता। तो एक टेक्नोलॉजी, अब बात करेंगे किस पे? अब हम बात करेंगे एक नई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर आई जिसको नाम दिया गया वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन ने कहा कि जनाब कि एक मशीन के अंदर, एक मशीन को आप लैपटॉप भी कह सकते हैं, मशीन को सर्वर भी कह सकते हैं, ठीक है, मशीन को डेस्कटॉप भी कहा जा सकता है। एक मशीन के अंदर एट द सेम टाइम आप मल्टीपल OS इंस्टॉल करने की कैपेबिलिटी पैदा कर सकते हैं। किस बेस पे? वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के बेस पे। वर्चुअलाइजेशन को कोशिश करेगा बेशक अगले सेशन में हिस्ट्री ऑफ वर्चुअलाइजेशन कोई अगर आप में से सहमत करे, ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ वर्चुअलाइजेशन को एक दफा जरूर पढ़ कर आएगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। इससे क्या होता है, इससे बाज़ का जिस प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे होते हैं ना, उसकी थोड़ी सी कोर समझ आ जाती है कि प्रोडक्ट आई कहाँ से थी, उसकी जरा अच्छी खूबसूरती तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की पोजीशन में हम आ जाते हैं। ऐसा है कि नहीं है? ऐसे ही सर। ऐसे ही है ना, क्योंकि एक चीज को पे काम हम बेतहाशा करते हैं लेकिन उसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि अभी ये काम आया कहाँ से था, किसने इसका आइडिया दिया, किसने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया, फिर कौन से इंजीनियर्स आए, कहाँ पे इसका डिजाइन बना। इसको थोड़ा सा पढ़िएगा जरूर, ठीक है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जरा पढ़िएगा फिर मुझे बताइएगा। तो इस पे सबसे ज्यादा काम इंडस्ट्री में किसने किया? इस पे सबसे ज्यादा काम VMware ने किया। और VMware ने क्या किया कि VMware ने एक सॉफ्टवेयर बनाया। क्या बनाया? एक सॉफ्टवेयर बनाया। क्योंकि वर्चुअलाइजेशन कोई एक हार्डवेयर का नाम नहीं है, वर्चुअलाइजेशन एक सॉफ्टवेयर का नाम है। वो सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और वो आपके कंप्यूटर के अंदर आपके हार्डवेयर के छोटे छोटे पीस बना देता है लॉजिक वे पे।
बात समझ आई? जी सर। जी सर। जी वो सर। क्या करते हैं, आपके सिस्टम को लॉजिकली डिवाइड कर देता है। आपके सिस्टम के अंदर, मिसाल के तौर पे सिस्टम के अंदर अगर 8 GB की रैम लगी है, तो जैसे ही आप वर्चुअलाइजेशन का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो सॉफ्टवेयर ये करेगा कि अगर आपने एक नीचे विंडो 11 इंस्टॉल करनी है, फिर उसके बाद उसी में एक विंडो 10 इंस्टॉल करनी है, तो नॉर्मली तो विंडो 11 इंस्टॉल करने के बाद आपके सिस्टम में जगह नहीं बचनी चाहिए। लेकिन जैसे ही मीनवाइल इसके बाद आप क्या कर लेते हैं, इंस्टॉल, एग्जांपल दे रहा हूं, इंस्टॉल VMware सॉफ्टवेयर। उसके बाद वो क्या करेगा, वो कहेगा जनाब इसके बाद आप कितने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके मशीन के अंदर उतना हार्डवेयर अवेलेबल होना चाहिए। मिसाल के तौर पर 8 GB का हार्डवेयर था, तो आप उसकी स्लाइसिंग यूं करेंगे, आप 1 GB दे देंगे, 1 GB रैम, तो रिमेनिंग कितने 7 GB पे। रिमेनिंग कितने OS इंस्टॉल कर सकेंगे, 7। 7। अगर 7 इंस्टॉल कर सकेंगे, तो अगर आप इस सर्वर ही करना चाहते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। जी सर। हो जाएगी ना। और अगर जी। हम बाय कर लेते हैं 20 लाख का एक फिजिकल सर्वर, तो हमारा जो एक 20 लाख का फिजिकल सर्वर है, वो हमारे ये 7 सेपरेटली सर्वर इंस्टॉल करने की फैसिलिटी हमें दे रहे हैं। क्योंकि जब आप एक फिजिकल सर्वर के अंदर एक और ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप इंस्टॉल करते हैं, तो उसे फिर हम क्या वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं वर्चुअल मशीन। क्या वर्ड यूज करते हैं, वर्चुअल मशीन। टेक्निकली जो उसका वर्ड यूज किया जाता है उसे हम यूज करते हैं गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या यूज करते हैं उसको, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। गेस्ट का मतलब क्या हुआ, मेहमान, ठीक है। जी सर। ठीक है। तो वो एक्चुअल आपके फिजिकल सर्वर पे आपको नीचे क्या चाहिए होगा, नीचे आप इंस्टॉल करेंगे सर्वर 2025 फॉर एग्जांपल, फिर उसके ऊपर ये 7 वर्चुअल मशीन आप इंस्टॉल करेंगे, और फिर उसी तरह एक अंदर ADS, एक अंदर ADC, वो ये सेपरेट कर लेंगे। एक्चुअल में देखा जाए तो ये आपके पास 7 डिफरेंट फिजिकल सर्वर ही चल रहे होंगे, क्योंकि वो क्या होंगे, वो एक जो मशीन होगी वर्चुअल मशीन, वो अपना जो काम कर रही होगी वो फुली आइसोलेटेड कर रही होगी ना। जी सर। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करिए।
अच्छा जी, आवाज आ रही? जी सर आ रही है। जी सर आ रहे जी सर आवाज आ रही है। अच्छा, कोई समझ आई कि वर्चुअलाइजेशन क्या था? अब वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री के अंदर ऑफिशियली जो प्रोडक्ट लॉन्च कर दी गई थी, VMware ने अपनी ऑफिशियल एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, ESXi 2005 के अंदर ये प्रोडक्ट आ गई थी। ठीक है, VMware ने एक और प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाई, VMware वर्कस्टेशन, जो होम बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए थी। मतलब आप अपने डेस्कटॉप के लिए यूज कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन लेवल के लिए उन्होंने लॉन्च किया। जब सर्वर्स में आपने इंस्टॉल करनी है प्रोडक्ट, तो उसमें क्या इंस्टॉल करेंगे सर्वर्स में? ESXi। ठीक है, इसे प्रोडक्शन लेवल पे हम यूज करते हैं ESXi को। और प्रोडक्शन लेवल पे माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराई, और वो कौन सी प्रोडक्ट यूज कराई? Hyper-V। माइक्रोसॉफ्ट की जो क्लाइंट साइड की प्रोडक्ट है ना, इवन का सर माइक्रोसॉफ्ट की। जी बोले। सर हाइपर-वी बेसिकली सर्वर और डेस्कटॉप लैपटॉप दोनों के लिए यूज होता है। हाँ, बताने लगा ना, माइक्रोसॉफ्ट की जो क्लाइंट साइड प्रोडक्ट थी वो भी Hyper-V ही थी, उसका नाम चेंज नहीं था। ठीक है, क्योंकि अगर हम वर्चुअलाइजेशन की बात करते हैं तो वर्चुअलाइजेशन पे इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज नहीं, उन्होंने दो प्रोडक्ट बनाई। एक वो प्रोडक्ट थी जो लैपटॉप डेस्कटॉप्स के लिए। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ रहा था कि सर लैपटॉप डेस्कटॉप और सर्वर्स के अंदर हम इसको डिफरेंस कैसे करेंगे, उस पर हमने कौन सी प्रोडक्ट इंस्टॉल करनी है और उस पर कौन सी प्रोडक्ट इंस्टॉल करनी है। ये कंफ्यूजन आती है कि नहीं आती? बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है ना। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक प्रोडक्ट ऐसी है, मिसाल के तौर पे एग्जांपल ले लेता हूं, हम अपनी मोस्टली लैब किसके ऊपर कर रहे हैं? VMware वर्कस्टेशन पे, ऐसे ही है। जी सर। VMware वर्कस्टेशन एक प्योर सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर मुझे ये बता सकते हैं आप लोग कि सॉफ्टवेयर क्या डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाता है या किसी OS का मोहताज होता है? सर वो OS किसी का OS मोहताज होता है। मोहताज होता है। सर OS के ऊपर होता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। OS के ऊपर होता है ना, यस सर। OS के ऊपर इंस्टॉल होता है। तो VMware वर्कस्टेशन वो डिपेंडेंट किसका है? वो डिपेंडेंट है बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो यहाँ पे एक स्लाइड आप लोगों के सामने ओपन है, तो टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशंस पे, और इसे हम क्या बोलेंगे? जो प्रोडक्ट OS पे इंस्टॉल होती है उसे हम बोलते हैं होस्टेड। क्या बोलेंगे? होस्टेड। होस्टेड। होस्टेड का मतलब होता है कि पहले ग्राउंड फ्लोर बना, ग्राउंड फ्लोर बनेगा तो फिर उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बनेगी ना, फिर उसके ऊपर थर्ड सेकंड फ्लोर आएगा, फिर उसके ऊपर थर्ड फ्लोर आएगा। बात समझ आएगी? जी सर। जी सर। तो अब मुझे ये बताएं कि जो सॉफ्टवेयर जब आप चाहे मोबाइल पे इंस्टॉल करें, चाहे आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें, तो जो आपका सॉफ्टवेयर होता है, क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपना जो जितना हार्डवेयर उसने खुद यूज कर रहा होता है, क्या वो सॉफ्टवेयर को दे देता है? सर नहीं सर, उसका कुछ हिस्सा सॉफ्टवेयर को देता है। नहीं, कुछ हिस्सा देता है ना। जी सर। तो जब आप कुछ हिस्सा उसको देंगे तो आप उससे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करके देगा? नहीं सर। नहीं ना, सिंपल सा आंसर है ना, क्योंकि उसको प्रॉपर हार्डवेयर नहीं मिल रहा, उसको कंजूसों की तरह हार्डवेयर मिलता है। कर्नल उसको पूरा काम करके देता है। कर्नल अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का काम पूरा करेगा, लेकिन उस कर्नल के लिए उस सॉफ्टवेयर के लिए काम थोड़ा सा करेगा। वो कहेगा भाई तुम्हारी वो रिक्वायरमेंट इतनी है, बस ठीक है, इधर तक। तो जब
इस तरह का हो गए कॉन्सेप्ट, तो उस बेस पे हमेशा एक चीज याद रखिएगा, फिर आप उस सॉफ्टवेयर पे मल्टीपल वीएम्स इंस्टॉल नहीं करेंगे। जी ऐसे ही है सर। आप उस पर 4 वीएम चला लें तो बहुत है। आप उस पर कहें कि सर मैंने 100 वीएम्स उस पर रन करनी है, ठीक है, आप उस पर सुपर कंप्यूटर के ऊपर भी आप इसको इंस्टॉल कर लेना VMware वर्कस्टेशन को, तो तब भी ये परफॉर्मेंस उतनी ही देगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर एज अ स्मॉल टाइप ऑफ स्केल के लिए डिजाइन किया है, ये लार्ज स्केल के लिए डिजाइन ही नहीं उन्होंने किया इसको। क्योंकि अगर मैं VMware वर्कस्टेशन की शक्ल ओपन करूँ ना, तो मेरे पास कितने VMs चल रही हैं, 1 2 3 4 5, ऑन कितनी है, आंसर बस एक है। एक है। मैं एट ए टाइम 5 ऑन कर दो ना, तो फिर जो ये समझे कि बस मेरा कंप्यूटर का भी अल्लाह हाफिज हो जाएगा और ये आपका जो सेशन है भी गया, परफॉर्मेंस ऐसे एकदम ही है खत्म। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर खत्म। सर एक क्वेश्चन, जी 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 बोले। सर अगर हमारे पास रिसोर्सेज हो, रैम भी ज्यादा हो 128 GB और हार्डवेयर हार्ड डिस्क भी हो, तो हम इस पे मैक्सिमम कितनी VMware पे रन कर सकते हैं देखिए मैक्सिमम? VMware वर्कस्टेशन, पहले चीज मैंने बताई, VMware वर्कस्टेशन लास्ट स्केल के लिए डिजाइन नहीं किया गया। बात वही आ जाती है, VMware वर्कस्टेशन को यहाँ पे आपने कहा कि सर मैंने 128 GB रैम उसको देनी है, आप उसको दे दें, ठीक है, और एट द सेम टाइम आप उसमें 10 VM चलाएं और उसकी हालत देखें क्या होगी, और आपकी मशीन का करेगा वो क्रैश करना शुरू कर देगा, वो एक मशीन आपकी क्रैश कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, आप उसमें हार्डली 5-6 मशीनों से ज्यादा नहीं चला सकते, ये भी बहुत बड़ा फिगर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो 5-6 मशीनें बिल्कुल स्लो काम करेंगी, बस नॉर्मल सा, आप 1-2 क्लिक करेंगे, फिर आप एक आध वेट करेंगे, फिर वो मशीन काम करेगी, और एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर की बड़े लार्ज स्केल के ऊपर इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है कि उन मशीनों को हैंडल कर सके। बस हार्डली 2-3 मशीनें आपने बनाई है, अपना एक लैब टेस्टिंग एनवायरनमेंट बनाया और अपना काम कर लिया, क्योंकि इतनी कम सहूलत तो नहीं है कि एक वक्त में, अगर मैंने आज आप लोगों को ये लैब ही करके दिखानी थी सर्वर 2025 की, तो जब मैंने 2-3 मशीनें बनाई हैं, तो मुझे तो अलग अलग फिजिकल सर्वर चाहिए थे, लेकिन वो तो कहीं नहीं मुझे चाहिए, मैंने अपना लैपटॉप भी यूज किया है, उसी पे मैंने VMs बनाई है, उसी पे लैब करके आपको दिखा दी है, तो ये फैसिलिटी कम नहीं है। सर इट मींस के ये प्रोडक्शन लेवल पे यूज नहीं कर सकते, ये टेस्टिंग नहीं, एनवायरनमेंट में use प्रोडक्शन लेवल पे इसे कभी भी यूज नहीं करना, ये नॉट रिकमेंडेड है। ठीक है सर। एक साइड पे आप ESX, एक सेकंड वेट करें, एक साइड पे आप ESXi ले लें और आप उस पे सेम टाइम 1000 VMs रन करें और फिर मुझे बताएं कि उसकी क्या हालत होगी, और बिल्कुल वो सुकून की पोजीशन में बैठा होगा, वो कहेगा बस इतनी मशीनें चलाई आपने, लेकिन उसे हार्डवेयर आपने अच्छा दिया हो। फर्क समझ आ गया? ठीक है, तो सर इस जी जी बोले। सर इसमें अभी अभी हमारे पास पूरी इंडस्ट्री के अंदर मतलब सबसे टॉप नॉच जो है वो स्पेक्स में क्या सर्वर जो Xeon गोल्ड में ही पड़ा हुआ है हमारे पास, इससे ऊपर तो हमारे पास स्पेक्स टॉप नॉच यही है ना हमारे पास। नहीं, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है? 1 TB रैम लगी हुई है उसमें और इस तरह वाला कर लगी हुई है और 800 TB इसमें स्टोरेज है, तो वो 1000 VMs रन कर लेगा? नहीं, वो 1000 नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें देखें, इसमें ना डिजाइनिंग बड़ी मैटर करती है, इसमें डिपेंड करता है कि आपने उस पे OS कौन सा रन कर रहे हैं। अगर तो आप लाइनक्स बेस कर रहे हैं तो फिर तो वो चला देगा, लेकिन अगर आप बिल्कुल उस पे अगर आप उस पे चला रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट बेस, तो माइक्रोसॉफ्ट बेस के लाइसेंस बड़ा मैटर करते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पे जब सर्वर रन होता है, अगर आपने क्योंकि अगर मेरे साथ ही सेशन ले रहे हैं तो ये सेशन के दौरान ये सारी चीजें सीख लें। माइक्रो सर्वर जब रन होता है, अगर लाइसेंस की बात करते हैं, तो माइक्रो सर्वर अगर ADS रोल आपने ऐड करना है एक VM पे, तो वो आपसे कहेगा कि 4 वो चाहिए, V CPUs चाहिए, ऐसे ही है। ठीक है। अब अगर 4 V CPUs चाहिए, ठीक है, तो अब आपने पहली चीज ये कैलकुलेट करनी है कि वो जो 1 TB रैम वाला आपका जो सर्वर है, उसके ऊपर जो है आपके पास कोर कितने हैं, और कोर को मल्टीप्लाई बाय जब आप 2 करेंगे तो आपके पास लॉजिकल प्रोसेसर कितने हैं,
ठीक है। राइट सर। लॉजिकल प्रोसेसर की बेस के ऊपर आपकी एक वीएम जाएगी। सर बेसिकली ये हमारे पास रिक्वायरमेंट कंस्ट्रेंट्स जब सारे मतलब हमें रिक्वायरमेंट हाँ सॉफ्टवेयर ने दी कि डेवलपर ने कि हमें ये रिक्वायरमेंट हमने 30 मशीन्स रन करनी है, फिर हम इन कंस्ट्रेंट के बेस पे मतलब कि अगर हमने फॉर एग्जांपल 500 वीएम्स रन करनी है तो हम देखेंगे कि उनको रैम कितनी चाहिए, हमें उसको वर्चुअल सीपीयूज कितने चाहिए और कितने मतलब कोर्स है हमारे सर्वर के कितने होने चाहिए, तो ये हमें कंपेटिबिलिटी मतलब इन कंस्ट्रेंट्स को लेके हम मतलब करेंगे ये रैम ये बड़े होगी और इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, क्योंकि एक चीज याद रखना, एक चीज होती है ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन एक प्रोडक्ट कंपनी की, एक चीज होती है कि आपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को नजरअंदाज करके आप एक अपना डिजाइन बनाते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर चलाना चाहते हैं, आप उसको कहते हैं कि सर एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर हमारा जो है हम उसको 8 GB रैम दे देते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर नॉर्मली रैम नहीं यूज करता है, ठीक है। लेकिन ऐसे ही। माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि जब आप सर्वर 2025 लगाओ या 22 या 19 या 16, तो माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि अगर आप इसको वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट में लेके जा रहे हो तो आपने इसको 4 vCPU मस्ट देने। अगर आप उसको नहीं देते, ठीक है, तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन कर देगा, ठीक है। अब पहली बात ये है कि जब आपने इस तरह के कैलकुलेशन पे जाते हो तो आपके पास नंबर है कोर, आपके पास फिजिकल कोर है, एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पास 200 फिजिकल कोर है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो तो आपके पास 400 कोर बन गए यस जो सर। आपके vCPU कहलाते हैं, ठीक है। जी। अब अगर इस कैलकुलेशन पे आप जाओगे, क्योंकि आपने रैम भी देखनी है और आपने vCPU को भी चेक करना है, दोनों चीजों को चेक करना है। तो अगर आप इसको नजरअंदाज करते हो, आप कहते हो सर हम 1 vCPU पे चला जाते हैं, आप चले जाओ, नो इशू। आप 1 vCPU पे जाते हो पर VM, आप 1 GB देते हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपकी मशीन की परफॉर्मेंस टोटली किल हो जाएगी, यस सर, बिल्कुल डाउन हो जाएगा। डाउन हो जाएगी ना, क्योंकि यस। माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि भाई आपने तो इसको हाफ भी नहीं दिया ना, आप इसको एटलीस्ट 2 vCPU तो दो, ठीक है, आप इसको 2 GB रैम तो दो, ठीक है, तो फिर राइट। थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। और अगर आपके कोर मिसाल के तौर पे आपके कोर जो है 400 कोर, एग्जांपल दे रहा हूँ, 50 VMs के बाद आपके vCPUs खत्म हो जाते हैं, रैम आपके पास बचती है, तो वहां पे आप टॉप प्रायोरिटी हमेशा देते हो vCPU को, वहां पे आप रैम को प्रायोरिटी नहीं देते, ठीक है सर। ठीक है, ये चीज याद जी। रखिएगा। और फिर और ये रैम स्पेक की भी मतलब बड़ी है कि ठीक है बताता जो हूँ मतलब सर इसमें ना, हमारे पास लिनक्स होता है हमारे एक पास, सेकंड, मतलब लिनक्स है, ये कोई ओएस है? लिनक्स तो 1 पे चलेगा, वो तो कुछ भी नहीं करता, वो तो आप उसको 1 पे चला दो, वो तो हंसते हुए जाएगा। तो सर ये जो मतलब EXI यूटिलिटी है ये पेड है या फ्री है, VMware एक सेकंड EXI? सनी, सनी एक सेकंड, पहले कैंडिडेट का क्वेश्चन में पूरा कर लो, एक सेकंड जी, बताएं प्लीज। सर मैं ये कह रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल अब आपने कहा ना 50 वीएम्स है, मुझे रिक्वायरमेंट आई है कि जी आपने हमने 10 बंद मतलब 50 हमने विंडोज चलानी है, विंडोज 11 50 एक सर्वर के ऊपर, तो मैं उसके स्पेक्स जब मैं निकालूंगा तो फिर मैं विंडोज 11 की स्पेसिफिकेशन निकालूंगा कि एक विंडोज 11 को चलाने के लिए मुझे कितने कोर्स चाहिए होंगे, कितने सीपीयू चाहिए होंगे और कितनी रैम चाहिए होगी मिनिमम, ये मुझे निकालना पड़ेगा कंस्ट्रेंट्स, और फिर इनको जब कंबाइन करके हम करेंगे फिर हम सर्वर डिजाइनिंग की तरफ जाएंगे, या इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डिजाइन करना है या हमने देखिए कोड करना है। एक चीज, हाँ मैं बता देता हूँ, मैं पूरा आंसर दे देता हूँ। इसमें ना 2 डिजाइनिंग होती है, एक डिजाइनिंग होती है कि पहले आपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फॉलो करना है, ठीक है सर। ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे किसी जगह पे आप डाउन कर सकते हैं, आप वो क्या कहते हैं ना कि लकीर का फकीर तो नहीं हम रहेंगे ना, ऐसे ही किसी सर। जगह पे ऐसा होता है कि आपकी विंडो 11 पे आप ये पूछते हो अपने हायर मैनेजमेंट से या टीम से, मुझे ये बताएं कि विंडो 11 के अंदर आपने क्या चलाना है, और वो कहता है कि विंडो 11 को स्टैंड अलोन छोड़ना है, तो फिर तो आप जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा नजरअंदाज करते हुए थोड़ी सी लो स्पेसिफिकेशन पे विंडो 11 चला देते हो, वो चल बिल्कुल जाएगी। ठीक है। एक चीज होगी। दूसरी चीज ये है कि अगर वो कहते हैं कि विंडो 11 हमने चलानी जरूर है, लेकिन विंडो 11 के अंदर हमने चलाना है एडोब, ठीक है सर। ठीक है। अब मुझे बताएं एडोब फोटोशॉप ग्राफिक इंटेंसिव है कि नहीं है? बिल्कुल है सर फुल। बिल्कुल है। तो जब आपकी ग्राफिक इंटेंसिव जो एप्लीकेशंस होती है वो किस चीज को खाती है, वो रैम को खाती है या प्रोसेसर को खाती है? सर प्रोसेसर को। वो प्रोसेसर को खाती है, वो रैम को कभी भी नहीं खाती। रैम यस। रैम का कॉन्सेप्ट आप सबका मैं क्लियर कर दूंगा कि रैम को किस लिए यूज करते हैं, वो प्रोसेसर खाएगी। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मिनिमम 2 vCPU
या हो सकता है कि 4 vCPU के साथ जाना पड़े, लेकिन जैसे ही आप उसमें एक vCPU दोगे, जैसे ही आपकी मशीन में अडोब रन होगा ना, मशीन उधर ही बैठ जाएगी, फारिग हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अब ये दो डिजाइनिंग होगी। एक डिजाइनिंग वो हुई जो आपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फॉलो किया, फिर आपने अपनी डिजाइनिंग की, आपने कहा कि सर मैं इसको अप डाउन किस जगह पे कर सकता हूँ। अब एक मशीनें 10 मशीनों में अडोब था, ठीक है, 10 मशीनों में आपने कहा क्या इंस्टॉल कर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह चलाना है, आपने कहा ऐसे ही नहीं, कोई सर। नहीं, इनको लो स्पेसिफिकेशन दे दो, इनको लो स्पेसिफिकेशन दे दो, इनको जान छोड़ो। 10 ने कहा जी हमने ERP चलाना है, आपने कहा तो फिर ग्राफिक खाएगा ये, आपने कहा अच्छा यस चलो अडोब से तो काम खा रहा है ना, इसको 2 दे दो। अब चीजें समझ आई? जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपने, ये डिजाइनिंग इस तरह करनी होती है कि आपने कहाँ पे देना है। बाकी बात रहेगी रैम की, रैम की कैलकुलेशन कहाँ पे करोगे? रैम की कैलकुलेशन करोगे, पहली बात है कि विंडो 11 है, विंडो 11 को ऑफिशियली डॉक्यूमेंट पढ़ो तो वो कहता है कि भाई ये विंडो 11 स्टैंड अलोन कितनी रैम की जरूरत है इसको, आई थिंक 8 GB स्टैंड अलोन। 4G। वो कहता है स्टैंड अलोन, मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे रहा हूँ, वो कहता है स्टैंड अलोन इसको 500 MB पे भी ये मशीन विंडो 11 चल जाती है। लेकिन कोई भी आपका क्लाइंट है वो कभी भी स्टैंड अलोन विंडो यूज नहीं करेगा। ठीक है सर। अगर मैं भी हूं, आप भी हैं, मुझे बताएं कि जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, तो क्या विंडो इंस्टॉल करके बस हम उसे छोड़ देंगे? हम उस पर क्या क्रोम, कोई फायरफॉक्स, कोई अपनी यस रिक्वायरमेंट का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे? करेंगे बिल्कुल सर। करेंगे ना। तो यस आपने अपने सॉफ्टवेयर के बेस के ऊपर कैलकुलेशन करनी होती है कि आपने कहा अच्छा यार 500 GB तो 500 MB तो मैं तुम्हें दे दिया, 200 MB क्रोम ले जाएगा, ठीक है, फिर उसके ऊपर मैंने अगर वर्ड करना है तो 100 MB वो ले जाएगा, मैंने उसके साथ VMware वर्कस्टेशन करना है 300 MB वो ले जाएगा। तो सर रिक्वायरमेंट बढ़ती सब जा रही कि नहीं बढ़ती जा रही? बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसी ही है ना। ऐसे रैम ही का है कॉन्सेप्ट क्या बिल्कुल। होता है कि आपने उसे उतनी ग्राउंड देनी होती है जितनी ग्राउंड पे वो रन हो सके, स्मूथली। ठीक है, स्मूथली रन हो सके। रैम का ठीक है कॉन्सेप्ट क्या होता है कि रैम का कॉन्सेप्ट होता है कि वो आपके हार्ड डिस्क से उठ के, आपकी हार्ड डिस्क के उठ के जो आपका रनिंग OS और प्लस आपके जो सॉफ्टवेयर है वो सारे किस में आ जाते हैं? वो सारे रैम में आ जाते हैं। और रैम में उससे पूछते हैं हाँ भाई हम इधर आ रहे हैं, जगह है हमारी? रैम कहता है यार जगह तो मेरे पास थी 1 GB, तुम लोग सारे उठ के आ गए और मेरे, तुम सारों की रिक्वायरमेंट 1.5 GB की, अब मैं तुम्हें कहाँ पे करूँ? तो फिर रैम क्या करेगा? रैम किसको डिस्टर्ब करेगा? रैम डिस्टर्ब करेगा आपकी हार्ड डिस्क को। ठीक है सर। ठीक है, तो सर टू द अगर पॉइंट आपने वहां पे स्वैप, हाँ आपने अगर स्वैप फाइल बनाई हुई थी, जी जी ठीक है, तो स्वैप फाइल भी अगर आपने 500 MB की बनाई हुई थी तो वो 500 MB वहां से उठाएगा। और अगर आपकी हार्ड डिस्क जो है वो साटा बेस है तो फिर तो बस, फिर आप क्लिक वो तो करोगे तो सो जाओगे। लेकिन अगर आपकी हार्ड डिस्क है SSD या NVM तो फिर आपको कोई इतना ज्यादा फर्क फील नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है, मतलब हम सर ये टू अब द चीजें पॉइंट समझ कह आएंगी। सकते हैं, टू द शॉर्ट हम एक पॉइंट पे कंक्लूड कर सकते हैं इस चीज को कि हमें हर एक मतलब अगर सेट है 10 का सेट है, हमें क्लाइंट की जो एंड यूजर है ना, बेसिकली एंड यूजर की रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी, उसने उस सिस्टम के ऊपर चलाना क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसने सॉफ्टवेयर कौन से रन चलाना करने क्या हैं, है? उसकी यूजेज क्या है। और एक और चीज नोट करने आप लोग, मैंने हमेशा बताया था कि आपके 3 डिफरेंट लेवल के सर्वर्स होते हैं, ठीक है, 3 स्टैंडर्ड आप फॉलो करोगे। एक आपका सबसे टॉप जो सर्वर्स होते हैं वो आपके डेटाबेस सर्वर्स होते हैं, यस सर। ठीक है, इनको हमेशा आप अच्छा। अच्छी से अच्छी स्पेसिफिकेशन आप सबसे देते हो। उसके यस बाद आपके उसके बाद आपके सर्विस। ऑथेंटिकेशन सर्वर्स होते हैं। ऑथेंटिकेशन सर्वर में कौन से सर्वर्स आएंगे? आपका एक्टिव डायरेक्टरी उसमें आ जाएगा, आपका DNS उसमें आ जाएगा, आपका DHCP उसमें आ जाएगा, ठीक है। एक आपके आर्काइविंग सर्वर्स होते हैं। आर्काइविंग सर्वर्स में कौन से सर्वर्स आते हैं?
फाइल सर्वर, इसको सबसे लो स्पेसिफिकेशन आप हमेशा देते हो, आपके बैकअप सर्वर्स, ठीक है, वो सर्वर्स जिनका यूजेज जो है किसी प्रोडक्शन के साथ नहीं पड़ रहा। प्रोडक्शन का वास्ता डायरेक्टली किसका पड़ता है? डेटाबेस का, डेटाबेस का। ठीक है। उसके बाद किसका वास्ता पड़ता है? फिर आपके इंट्रोडक्टरी चीजों का वास्ता पड़ता है ये। फिर लास्ट में आपके फाइल सर्वर्स और बैकअप सर्वर्स होते हैं। अब बात समझ आई? यस सर। यस सर। ये देखें, इससे clear एक हो छोटी सी चीज, आपने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन में कितनी चीजें निकली? काफी सारी निकली ना। तो अगर Yes, sir. मैं बोलता हूं तो क्या ऐसे नहीं बोलता कि यार पूछ लो, कुछ चीजें पूछ लो, कुछ हाँ ना जवाब दे दो। अगर हम टू दी पॉइंट लेक्चर पे चल रहे होते तो इस टाइम तो हम वर्चुअलाइजेशन खत्म करके हम हाइपर-वी की बात कर रहे होते। ऐसा है था नहीं कि नहीं? बिल्कुल सर। बिल्कुल सर सर ऐसे ही। एक और चीज पूछनी थी कि हम जो रैम असाइन करते हैं और जब वो वीएम ऑफ कर देते हैं तो वो रैम भी रिलीज हो जाती है या नहीं? क्या करते? हाँ, रैम रिलीज हो जाती है। ओके। सर वो एक देखिए छोटा सा क्वेश्चन पूछने से जी पूछे EXI पूछे सही, आप पूछो। जी, जी। VMware का पूछा था मैं, EXI जो है वो पेड यूटिलिटी है या फ्री आउटसोर्स ESXi ओपन ESXi पीरियड है, ESXi पीरियड है, ठीक है। ओके, ठीक है सर। अच्छा, ये अब इस पे आएंगे वापस। लार्ज इन्वायरमेंट के लिए जैसे अब ये तो हमने VMware को भी समझ लिया, चीजों को देख लिया। अब लार्ज इन्वायरमेंट है, जब वही वाली बात कि अगर मेरे 100 सर्वर हैं या कोई 200 सर्वर हैं, तो ऑब्वियसली वर्क स्टेशन और ये वर्क नहीं कर पाएगा उस जगह पे। तो उसके लिए फिर हम क्या किस सोल्यूशन की तरफ जाएं? उसके लिए डेफिनेटली आप फिर जो है वो किसी पेड सॉल्यूशन पे जाएंगे। जो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्यूशंस है वो प्रोडक्शन लेवल के लिए तो नॉर्मली रिकमेंडेड नहीं होता, ठीक है। अच्छा, जिस तरह अभी आप SSC का बता रहे थे इससे पहले जब हम SCCM का, तो वो एक पेड यूटिलिटी है, उसमें हम क्या 100-200 सर्वर एट अ टाइम चला सकते हैं विदाउट एनी हर्डल? और अगर मेरे पास स्पैक्स अच्छे हैं सर्वर के, लाइक वही बात है कि 8 टेराबाइट तक ड्राइव है और रैम भी अच्छी है, तो क्या उसपे फिर उसकी पेड यूटिलिटी अगर हम लेते हैं तो फिर हमें इस टाइप की जो जर्किंग्स वगैरह है वो नहीं आएंगी वर्किंग के दौरान? मैं आपका आंसर क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको गौर से सुन लीजिएगा। सबसे पहली चीज ये है कि मैंने VMware की दो प्रोडक्ट आपके सामने डिस्कस की। एक ESXi को प्रोडक्शन लेवल पे आप यूज करेंगे और VMware वर्कस्टेशन को आप जो है प्रोडक्शन लेवल पे यूज नहीं करेंगे, आप इसको नॉन प्रोडक्शन में हमेशा रखेंगे, जहां पे भी आपका टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, चाहे ऑफिस में टेस्टिंग एनवायरनमेंट बनाना हो, चाहे घर के सिस्टम पे बनाना हो, दैट्स इट। सेकंड चीज आ जाती है माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है वर्चुअलाइजेशन की, वो है हाइपर-वी, ठीक है। हाइपर-वी को जब हम लार्ज स्केल से मुराद ये होता है कि आपके पास 100 फिजिकल सर्वर्स पे आपने इंस्टॉल किया हाइपर-वी, ठीक है। अब 100 फिजिकल सर्वर्स के अंदर, एक फिजिकल सर्वर्स के अंदर आपकी कोई एग्जांपल दे रहा हूँ 20 वर्चुअल मशीन्स थी, तो मुझे ये बताएं कि 20 वर्चुअल मशीन्स को ऑपरेट करना, उसको मैनेज करना, पहले तो ये बताएं कि आप अगर 100 सर्वर्स हैं तो क्या 100 सर्वर्स की कंसोल अलग अलग खोलेंगे? नहीं, सिंगल ही से कंसोल खोलनी चाहिए, अलग अलग तो नहीं खोलनी चाहिए। हाँ, अगर आपको ये कहा जाए कि नहीं सनी आप अलग अलग खोलेंगे, तो आपने कहा ये क्या, मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। आपको क्या समझ आएगी कि आपका सर्वर 98 में VMs क्रैश कर गई, आपको पता चलेगा सनी? नहीं, बिल्कुल नहीं पता चलेगा बॉस, ऐसा ही नहीं है। पता चलेगा, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। वो कहता है कि इसको सेंट्रलाइज ऑपरेट करने के लिए ना, मल्टीपल हाइपर-वी को मैनेज करने के लिए आप यूज करें SCCM। आई गॉट यू, समझ गया आपकी बात, ठीक है। ठीक है, ये उसको मैनेज करता है। हाइपर-वी वर्चुअल
वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है, SCCM वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड नहीं करता। SCCM आपको बड़े लेवल के ऊपर डिफरेंट फीचर प्रोवाइड करता है हाइपर-V को हेल्प करने के लिए। हाइपर-V को कहता है जनाब तुमने फिजिकल सर्वर 1 से 4 मशीन उठा के दूसरे फिजिकल सर्वर पे लेके जानी है, तो SCCM तुम्हारी हेल्प करेगा। SCCM तुम्हें डिफरेंट फीचर देगा। सर जैसे ये XI का वी सेंटर जो काम करता है वही चीज है सर? हाँ जी, जस्ट लाइक सेम वही है जिस तरह VMware का वी सेंटर, ठीक है, सेम वही चीज है। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट का जो माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर है, माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर क्लाउड, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन SCCM। ओके ओके अब बात समझ आई? जी सर, बिल्कुल अब ये क्लियर हो गया। SCCM में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी जो कि अब क्लियर हो गई कि वो बेसिकली क्या आपने बताया कि वो जैसे वर्चुअलाइजेशन नहीं हाँ, करता, वो मैनेज करता है उसको, में ठीक है। easy है। आप उस पे चला जाना आर्टिकल्स के ऑफिशियल चैनल्स पे, जो सबके इंट्यून के स्टार्ट के सेशंस होंगे, उसमें उन्होंने पूरा ब्रीफली बताया है SCCM, ठीक है। ठीक है सर, ओके। सर एक क्वेश्चन था। जी जी बोले। अच्छा सर, ये जो हाइपर वी है, अगर हम उस पे जितनी मशीन इंस्टॉल करते हैं, क्या हमें उतने ही नेटवर्क कार्ड हमारे मशीन में इंस्टॉल होने चाहिए, या हम एक ही नेटवर्क कार्ड के ऊपर वो सारी मशीन को रन कर सकते हैं, जैसे कि हम सब कैटेगरीज उनकी बना के? एक ही कर सकते हैं, एक ही। वो जब हाइपर इंस्टॉल करूंगा देख लीजिएगा, एक ही कार्ड पे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमने एटलीस्ट 2 तो लगवाने पड़ते हैं हमें फॉर सेक ऑफ रिडंडेंसी वगैरह के लिए, लेकिन एक पे काम चल सकता है आपका। और सर अगर हमने क्या नाम है, देखें जिस तरह मतलब भाई ने बोला कि अभी एक इथरनेट हमें एक फिजिकल पोर्ट चाहिए होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह करना है कि मैंने हाइपर वी के अंदर जिस तरह ऑप्शन होता है, वर्चुअल स्विच मैनेजर होता है आपके पास हाइपर वी के अंदर, तो आपने बनाना है कि मैं कहता हूँ कि मेरी अंदर वीएम्स चल रही हैं 3, ठीक है, और बाहर मेरा नेटवर्क और है जो मेरे लोकल सिस्टम के ऊपर है। मैं चाहता हूँ कि मेरी वीएम्स उस नेटवर्क से हट के एक प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर चले, और दरम्यान में एक गेटवे हो जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करें, जो मेरी मतलब 3 वीएम्स अगर चल रही है ना मेरे पास हाइपर वी में, तो वो प्राइवेट नेटवर्क के अंदर हो, एक अपना एक मेरा नेटवर्क हो उसके अंदर हो, बट वो इंटरनेट से भी कनेक्टेड हो। तो जिस तरह पीएफ वो सेल्स जब फायरवॉल करेंगे ना यूज इसको, करते हैं। हाइपर वी जब इंस्टॉल कर, जी जी सर। मैंने कहा जब हाइपर वी पढ़ेंगे ना, तो हाइपर वी में जो आपके तीनों उसके हाइपर वी के स्विचेस है ना, जो पढ़ाऊंगा तो उसमें समझ आ जाएगी चीजें, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन था। ठीक है, उसके जी जी बोला। सर सर ये जो वी सेंटर का है ना, ये बेसिकली मेरे को 2-3 इंटरव्यू हैं तो अच्छे लेवल पे, तो वी सेंटर थोड़ा सा मुझे तंग करता था, तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन लेवल तक जितना कि इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि वी सेंटर के बारे में थोड़ा सा। यार वी सेंटर उसके सेपरेट सेशन रख लें, वो बहुत बड़ी प्रोडक्ट है उसके। काफी ज्यादा अगर बुलेट्स में भी अगर आपको मैं उसकी चीजें बताऊं तो काफी ज्यादा चीजें हैं उसकी, तो ठीक है सर। ठीक है बेसिकली तो उसका रख लें सेशन। बेसिकली हाँ जी जी सर, बेसिकली तो जो ज़ारा पूछते हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि वीएमवेयर में और वी सेंटर में क्या डिफरेंशिएट है? यार सिंपल सा आंसर है, वी सेंटर को इसलिए हम यूज करते हैं कि हमने सेंट्रलाइज मल्टीपल ESXi को मैनेज करने के लिए हम वी सेंटर को यूज करते हैं। ESXi के पास जो है गिन के 4 फीचर होते हैं, जी वी जी सेंटर के पास 100 फीचर्स होते हैं, जी। ठीक है। सारे के सारे जो फीचर्स हैं, वी मोशन है, वो क्या कहते हैं, DRS है, फिर HA है, फिर उसके बाद FT है, ठीक है। ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं ये सारे वी सेंटर दे रहा होता है, ये ESXi तो सर कभी भी नहीं दे सकता ये। जी जी बोला। जी सर, एक बात है सर, इसमें हम मल्टीपल ESXi मैनेज करते हैं या हम मल्टीपल VMs मैनेज करते हैं वी सेंटर में? मल्टीपल देखें, ESXi के अंदर वर्चुअल मशीन होती है ना, जी 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 जी, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है। तो जब आप ESXi को मैनेज करेंगे तो उसके अंदर वो पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है उसकी VMs का। एग्जैक्टली वो तो सारा आइडिया है मुझे। सर ये क्वेश्चन ये करना चाह रहे हैं कि वी सेंटर जो है वो मल्टीपल EXI मैनेज करते हैं,
VMs मैनेज नहीं करते, मल्टीपल EXI मैनेजमेंट के लिए वी सेंटर यूज होता है। हाँ, क्योंकि सिंगल VMs को तो नहीं वो करेगा, वो तो आपके ESXi के अंदर जाएंगे ना, क्योंकि जब आपका डैशबोर्ड खुलता है तो वहीं से एक ही डैशबोर्ड से ESXi को खोलते हैं तो वहीं से VMs को मैनेज कर लेते हैं, सिंपल। अच्छा सर, रिकमेंडेशन क्या है बेसिकली, रिकमेंडेशन क्या है ऑफिशियली कि क्या हम Hyper-V के थ्रू जाएं या VM के, जैसा आपने कहा कि VM की मार्केट बड़ी है और सबसे ज्यादा यूज होने वाली यूटिलिटी है, तो मतलब व्हाट यू रिकमेंड के शुड वी गो विद Hyper-V और दी VMware सर? देखें, Hyper-V का मार्केट शेयर ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू VMware। VMware को एक बहुत बड़ा जो झटका लगा है, VMware के अपने ऑफिशियली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से किसी एक डायरेक्टर्स ने VMware को बाय कर लिया है। VMware का लेवल चेंज होकर VMware ब्रॉडकॉम हो गया। अच्छा, ठीक है, और सर VMware जो ब्रॉडकॉम जब से Hyper-V, हुआ है, एक सेकंड मेरी पूरी बात सुन लें। VMware जी जो जी, ब्रॉडकॉम हुआ है, ब्रॉडकॉम होने से उन्होंने पूरी दुनिया के VMware के जो सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से वर्ल्ड लेवल पे जो उनके लिए काम कर रहे थे, उन सबके लाइसेंस उसने मनसूख कर दिए हैं। VMware ने अपने लाइसेंस की कॉस्ट $1000 से बढ़ा के $5000 कर दी है। ठीक है, हम ओह, एशिया जैसी कंट्रीज में फॉल करते हैं तो यहाँ पे तो कंपनीज अफोर्ड नहीं अब कर पाएंगे इन फ्यूचर VMware को। वो ज्यादातर Hyper-V या Proxmox या Oracles या अदर देन वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म में ओपन स्टैक पे जाने की सोच रहे हैं। ठीक है, इसमें माइग्रेशन के टास्क बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इवन के गल्फ में भी बहुत ज्यादा इशू रेज हुए हैं कि अब हो सकता है कि ब्रॉडकॉम कंपनी ही खत्म हो जाए या VMware ही खत्म हो जाए, क्योंकि जितने ज्यादा मार्केट शेयर हाई थे VMware के, वो बहुत बड़ा उसको झटका लगेगा। उसके बाद जैसे ही ब्रॉडकॉम ने इसको बाय किया, ब्रॉडकॉम के खरीदने के बाद नेक्स्ट डे ही जो टॉप जो इंजीनियर से 1000 जो उसमें सैन फ्रांसिस्को में, वो सारे रिजाइन करके दूसरी कंपनीज में चले गए। ठीक है, अच्छा उसके अच्छा, बाद VMware के पेपर की कॉस्ट सिस्टम $250 टू $300 है। दिसंबर के बाद वही पेपर की कॉस्ट $3000 हो रही है। ओहो, ठीक है, अच्छा अच्छा। जी जी, अच्छा बस ठीक है। ये तो ये Hyper-V जो है ये एक सेकंड मेरी लाइनेक्स बात सपोर्ट पूरी करता सुन ले, एक सेकंड, ठीक है। तो इस बेस पे VMware के मार्केट में शेयर्स बड़ी तेजी से गिर रहे हैं। VMware ने जितना मार्केट में नाम बनाया, जितनी रिलायबल प्रोडक्ट रही है, इवन के गल्फ की बहुत सारी कंट्रीज हैं या अमेरिकन कंपनीज हैं, वो अभी भी VMware को छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि रिलायबिलिटी में VMware को अभी तक कोई मीट नहीं कर पाया सिवाय Citrix के। Citrix इसे टफ टाइम देता जरूर है, ठीक है। तो ये एक चैलेंज है, क्योंकि VMware के अंदर जो रिलायबिलिटी है ना, मैंने अगर 10 साल पहले किसी कंपनी में VMware डिप्लॉय कर गया तो उसकी आज तक कॉल इसलिए बेस पे नहीं आई, क्यों? वो कहता जी VMware में कभी इशू आया ही नहीं। ठीक है, तो इस किस्म की रिलायबिलिटी है। आप Hyper-V के अंदर इस तरह की रिलायबिलिटी नहीं देखेंगे। आप किसी और प्रोडक्ट, इवन ओपन स्टैक ने बड़ी मार्केट अपनी बनाने की कोशिश की, लेकिन ओपन स्टैक बड़ी जगह पे मार खाता है। ठीक है, अगर हम गूगल के KVMs की बात करें, उसकी बात करें, हवावे का फ्यूजन स्फीयर की बात करें, उसके नीचे भी KVMs यूज है, उसकी भी बात करें, ठीक है। हम Citrix के Zen की बात करें, तो जो प्रोडक्ट आपको ESXi देता है वो रिलायबिलिटी वो कोई और अभी तक हाइपरवाइजर नहीं दे पाया। तो एक बहुत बड़ा अभी तक एज है। हाँ, Hyper-V जो यहाँ पे पाकिस्तान में जो कंपनीज यूज करती हैं, उसका एक बड़ा एडवांटेज ये है कि देखें, जब हम Hyper-V यूज करते हैं तो Hyper-V का जो लाइसेंस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। Hyper-V के लाइसेंस की कॉस्ट कभी भी आप सेपरेट नहीं पे करते। आप माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर लेते हैं तो उसके अंदर आपको Hyper-V फ्री मिलता है, ठीक है। लेकिन ESXi के अंदर ऐसा नहीं होता। ESXi के अंदर पूरा सूट यूज किया जाता है। ESXi का सेपरेट लाइसेंस होते हैं, vCenter का लाइसेंस सेपरेट मिलता है, ठीक है। चार्जबैक उसके जो डिप्लॉयमेंट्स के उसके लाइसेंस अलग होते हैं, तो वो पूरा सूट बनता है। अगर Hyper-V माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर आपको मिसाल के तौर पे $1000 में आ रहा है, तो वही सूट जाके VMware को $11-12 में बनता है। तो SCCM के साथ अगर आप लाइसेंस ले रहे थे माइक्रोसॉफ्ट का, तो वही $2-3 में आ जाता है। तो ये बड़ा कॉस्ट, बड़ा मेजर डिफरेंस है। तो वो कंपनीज क्या कहती हैं कि प्रोडक्शन लेवल पे हमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज फेस करने को नहीं मिलता अगर हम Hyper-V को यूज करें या VMware को यूज करें, ठीक है, क्योंकि Hyper-V भी अब रिलायबल है। लेकिन हाँ, एज अ ग्रे फॉर्म में जरूर है Hyper-V कि वो बहुत ज्यादा फीचर्स उस तरह के नहीं देता जो VMware आपको दे रहा होता है, ठीक है। लेकिन कंपनी जो है वो अपनी कॉस्ट को भी बड़े नजर रखती है। वो कहती है ठीक है, काम चल रहा है ना, चलाओ इसमें। तो ये बड़ा मेजर फैक्टर्स है, इस चीज पे याद रखिएगा। और माइक्रोसॉफ्ट को बहुत बड़ा एज क्यों है कि माइक्रोसॉफ्ट की क्लाइंट साइड उनकी अपनी है, तो माइक्रोसॉफ्ट हमेशा हर जगह पे अपने नंबर इसलिए ज्यादा ले जाता है
कि उसकी क्लाइंट साइड के एडवांटेजेस, उसके ईमेल सर्वर्स, वो सारा वो पूरा सूट अम्ब्रेला ही पूरी उसकी अपनी हो जाती है। जब आप इस तरह की कंपनीज को यूज करते हैं ना ये प्रोडक्शन लेवल पे VMware, इस पे हमेशा ये होता है कि इनकी क्लाइंट साइड किसी की भी अपनी नहीं है। अब माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर के शेयर मार्केट में अब AWS के मुकाबले में क्यों पहुंच गए कि AWS मार खाता है कि उसकी क्लाइंट साइड अपनी नहीं है, उसकी सर्वर की प्रोडक्ट तक अपनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसने किसी प्रोडक्ट को बनाने में टाइम ही जाया नहीं किया। वो कहते हैं कि नहीं, क्यों? वो कहते हैं दूसरों के प्रोडक्ट उठाओ, लेबल अपना चिपकाओ और काम करो। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को एज क्यों है? माइक्रोसॉफ्ट का अज़ूर प्लेटफॉर्म अपना, माइक्रोसॉफ्ट की क्लाइंट साइड अपनी, SCCM उनका अपना, ऑफिस 365 उनका अपना, इंट्यून उनका अपना, ठीक है, वो हर तरफ से पूरी चारों तरफ से उनकी अम्ब्रेला, पूरी बाउंड्री उनकी अपनी है, ठीक है। तो ये एक बड़े एडवांटेजेस है। इवन कि आपने वो कहता है कि अगर आपने Azure पे शिफ्ट करना है तो आपको 51 लाइसेंस का मैं डिस्काउंटेड ऑफर देता हूँ अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट सर्वर चल रहे हैं। तो अगर यही माइग्रेशन अगर आपने AWS, गूगल एंड अदर देन प्लेटफॉर्म पे करनी है तो वहां पे आपको पूरे पूरे लाइसेंस खरीदने पड़ेंगे। अब बात समझ आई इन चीजों की? बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है। तो अब आने वाले वक्तों में मार्केट में शेयर्स गिर रहे हैं VMware के, लेकिन हाँ कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो VMware स्टिल अफोर्ड कर सकती है, तो वो चलेगी फिर VMware। हाइपर-वी का बस एक फॉल ये है कि बॉस अगर कहीं लिनक्स में एनवायरनमेंट है तो वहां मेरे ख्याल में ये सपोर्ट नहीं करता ना हाइपर-वी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। नहीं देखो, माइक्रोसॉफ्ट अब डबल गेम खेलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने ओवरऑल अपनी शेक एंड लाइनक्स के साथ भी अच्छा खासा किया हुआ है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को बहुत सारी जगहों पे जो आपका डेफ की साइड्स है, आपकी जो AI की साइड्स है, माइक्रोसॉफ्ट को वहां पे टफ टाइम मिल रहा था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये काम किया कि माइक्रोसॉफ्ट ने उनके साथ शेक हैंड कर लिया, क्योंकि अगर आप उस साइड पे जाए ना, ये डेवऑप्स की साइड्स पे जाए, तो अगर हम गिट को यूज करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट पे अगर गिट का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, या लाइनक्स पे गिट का प्लेटफॉर्म है, तो दोनों साइड पे गिट की कमांड सेम है। डॉकर अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे, इंस्टॉल करेंगे जब माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में, तो वहां पे भी डॉकर की कमांड सेम है, तो किसी और प्लेटफॉर्म पे भी डॉकर की कमांड सेम है। तो माइक्रोसॉफ्ट को इसलिए इनकी जरूरत पेश आई, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि मैं इन फ्यूचर अपना बैश प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बैश लॉन्च कर दिया। अब बैश की जो कमांड्स हैं और जो लाइनक्स की कमांड्स हैं वो सेम है, सही, ठीक है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि मैं अपना पावरशेल अगर चलाता रहूंगा तो मेरा पावरशेल बहुत कम इंडस्ट्री यूज करती है, तो लाइनक्स की कमांड को लोग ज्यादा यूज करते हैं, तो इसलिए इन्होंने अपना बैश प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। तो ये क्या चीजें थी कि माइक्रोसॉफ्ट ने उस पर भी बहुत ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया कि भाई प्रोडक्ट ज्यादा AI की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, तो एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई जाए जो ऑल प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्टेबल हो। क्योंकि अगर डॉकर की डिमांड बढ़ रही थी तो उन्होंने कहा कि अगर माइक्रोसॉफ्ट का डॉकर हमने सेपरेट कर दिया तो लोग फिर माइक्रोसॉफ्ट का डॉकर नहीं यूज करेंगे। सही, सही है, सही है, बिल्कुल ठीक सही, ठीक है। बिल्कुल सही। और हम में से किसी का क्वेश्चन? आप कल के सेशन में काम करेंगे, पूरी लिस्ट लेकर आए मेरे पास, और इसकी के कौन कौन से हाइपरवाइजर इंडस्ट्रीज के अंदर अवेलेबल है। ये जो ESXi VMware वर्कस्टेशन, इसको हम टेक्निकल वर्ड में या ऑफिशियल वर्डिंग इसकी जो यूज करते हैं वो हाइपरवाइजर यूज करते हैं। हाइपरवाइजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो लचकदार होता है, ठीक है। तो हाइपरवाइजर की पूरी लिस्ट लेकर आए, कौन कौन से हाइपरवाइजर्स हैं। लिखने को तो मैं भी यहाँ पे 5 मिनट में लिख के सारे बता देता हूँ आपको, लेकिन थोड़ी सी खुद भी एफर्ट करें, क्योंकि आपका सेशन अब एक वर्चुअलाइजेशन का है, तो कल भी फिर हम इसी को पढ़ेंगे और इसी की लैब ही करेंगे। लैब को फिर आगे हम मैनेजमेंट में कवर कर लेंगे, ठीक है। डन हो गया सर। ओके सर, तो इंटरेस्टिंग था सेशन, ही नहीं था? बहुत जबरदस्त सेशन था सर, गुड, मजा आया। सर बहुत जबरदस्त है, काफी चीजें जो है वो क्लियर हो रही हैं। ठीक है, अच्छी बात है, चीजें क्लियर होनी चाहिए, वरना तो मुझे तो अभी तक आखिरी जो आपके 5-6 सेशन है, मुझे तो बस यही लग रहा था जैसे ये मैं अपने लिए पढ़ा रहा हूँ ये चीजें। अच्छा, रिसर्टिक्स की ज़ेन प्रोडक्ट्स है, और आप हवावे के प्रोडक्ट को लिखें, आप ओरेकल की प्रोडक्ट को लिखें, गूगल की प्रोडक्ट को लिखें, ठीक है, आप प्रॉसमॉक्स की प्रोडक्ट को लिखें, ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इसमें IBM की प्रोडक्ट को लिखें,
ठीक है, ऑल वेंडर्स जो टॉप आपके वर्चुअलाइजेशंस हैं उसके दोनों प्रोडक्ट को एक दफा नोट करके जरूर लाइएगा, ठीक है। तो हो ठीक है सके सर। तो जो कम्युनिटी है तो वहाँ पे लिख के एक दफा हमेशा कम्युनिटी पे शेयर कर दीजिएगा, जो भी लिख के उसमें बैठता है, ताकि उसमें एक आपको थोड़ा सा नॉलेज खुद भी इंक्रीज होगा, हर चीज मेरे बताने से बेहतर थोड़ी सी खुद भी उसमें एफर्ट करें, ठीक है। ताकि आपको पता चलेगा कि अगर हवावे मार्केट में शेयर उसका बहुत ज्यादा हाई है तो हवावे के हाइपरवाइजर्स कौन कौन से हैं। फिर हम उसमें डिटेल में बात करेंगे दो चीजों पे, फिर हम बात करेंगे ESXi, हम बात करेंगे KVM, हम बात करेंगे जेन में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हाइपरवाइजर के स्टार्ट में, ये 3 प्रोडक्ट को डिस्कस करना है। KVM के सर अंदर कौन कौन सी नोटपैड बॉडीज आती नजर हैं, नहीं आ रहा सर। क्यों नजर नहीं आ रहा? सर स्क्रीन शेयर नहीं है। और किसी भाईजान को नजर आ रहा है क्या? अब स्क्रीन शेयर हो गई है सर। जी सर अब सुभान अब अल्लाह। ये सारी चीजें उस टाइम की मैं नोटपैड पे लिख रहा हूँ, मुझे बताओ तो सही, स्क्रीन नजर नहीं आ रही। नहीं सर सारी चीजें तब लिख से आ रही रही तब से आ रही थी सर, अभी रिसेंटली 2-4 मिनट से नहीं आई। अच्छा, ये ESXi के अंडर क्या क्या हाइपरवाइजर्स हैं, KVM के अंडर कौन कौन से हाइपरवाइजर्स हैं, और जेन के अंडर कौन कौन से, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये चीज समझ आ जाएगी तो आपको हाइपरवाइजर की कोर प्रोडक्ट समझ आ जाएगी, ठीक है। और हाइपर-वी भी लिखना है, ये इनसे सबसे अलग भी है, ठीक है। ओके, ओके सर। डन हो गया सर। इसको एक दफा देखिएगा, ठीक है। और कंफ्यूजन जो भी हो तो पहले फर्स्ट में कल इंशाल्लाह हम पहले ESXi, KVM, जेन और हाइपर-वी इनके डिफरेंस पढ़ेंगे, इसका डिफरेंस होते क्या है, और KVM के अंदर इंडस्ट्री के अंदर कितने हाइपरवाइजर इसके अंडर काम करते हैं, जेन के अंडर कितने हाइपरवाइजर काम करते हैं, हाइपर-वी के अंडर भी कोई हाइपरवाइजर है या हाइपर-वी स्टैंड अलोन ही चलता है, ESXi के अंडर भी कोई हाइपरवाइजर है या सिर्फ स्टैंड अलोन चलता है। क्योंकि मेन चीज इसमें ये चीज होती है कि इसका जो सोर्स कोड है, इसका जो सोर्स कोड है वो उठाया कहाँ से गया है, बेसिकली यूनिक्स वाले कौन से हैं और वेंडर स्पेसिफिक कौन से हैं, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है जी, जिंदगी के लिए तो ठीक कल है सेशन करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके सर। इंशाल्लाह। ओके सर, अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू सर, जजाकल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।